दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सक्सेस ट्रिकी में। तो आप सभी के लिए लेके आया हूं मैं CDP प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज। आपको बताया है मैंने कि यदि आपने CTET के लिए कितनी भी तैयारी कर ली हो, कितने भी कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग कर लिए हों, लेकिन जब तक आपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं की तब तक आप का जो पेपर में बैठने पर आप सवाल हल करोगे तो आपको वो वाली चीज पेश नहीं कर पाओगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट के आधार पर जो क्वेश्चन आते हैं उसके अलावा भी आपको अप्रोच सेट करनी है। यानी जितने भी क्वेश्चंस आते हैं वो उस तरह से अप्लाइड क्वेश्चन आते हैं कि आपको खुद टीचर बन के सोचना रहना है। तो जब तक आपके लिए ये क्वेश्चन सीरीज काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो इस वीडियो में मैं पूरे आपको टोटल 30 क्वेश्चन कराऊंगा। तो आपको 30 क्वेश्चंस के जैसे मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा उसके तुरंत बाद आपको आंसर कमेंट में करना है, और फाइनली जब पूरे 30 क्वेश्चन हो जाए तो आपको कमेंट करके बताना है कि आपके टोटल कितने करेक्ट आंसर हुए हैं और कितने रॉन्ग हुए हैं। तो दोस्तों चलो वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर आपको जब तक CTET आपका पास नहीं हो जाता, कंप्लीट एग्जाम नहीं हो जाता, तब तक आपको इसी प्रकार के अपडेट मिलते रहेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है अपना कि सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है। तो दोस्तों इससे पहले अपने 15 पिछले वाले वीडियो में 15 क्वेश्चन कर लिए थे, तो आज 16वां क्वेश्चन से स्टार्ट करना है। तो सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है। इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है कम परिज्ञानता बोधगम्यता। सेकंड ऑप्शन दिया गया है अपसारी चिंतन। तीसरा दिया गया है अति सक्रियता। और चौथा दिया गया है असतर्कता। तो दोस्तों क्वेश्चन आपने पढ़ लिया तो फटाफट कमेंट कर दीजिए इसका आंसर क्या होने वाला है। मेरे आंसर बताने से पहले आपको कमेंट बॉक्स में आंसर कमेंट कर देना है। तो इसमें जो अपना आंसर होने वाला है वो सृजनात्मकता। सृजनात्मकता मतलब बाहर यानी खुली हुई सोच, यानी अपसारी चिंतन, यानी अपन बहुत खुल के सोच सकें, सोच का फैलाव। तो इसमें जो ऑप्शन सही होने वाला है वो ऑप्शन नंबर बी यानी अपसारी चिंतन ऑप्शन सही होने वाला है। डाइवर्जेंट थिंकिंग, अगर कन्वर्जेंट थिंकिंग आता तो ये वाला भी ऑप्शन भी गलत आ जाता, यानी अभिसारी चिंतन होता। तो जब भी अपसारी चिंतन दिखाई दे तो वो सृजनात्मकता से रिलेटेड होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन कि विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को। तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन आपका अप्लाइड क्वेश्चन है। अप्लाइड क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको खुद अपने अनुमान, अपने टीचर यानी खुद को उस प्लेस पर रखकर सोचना पड़ता है। तो इसमें अपने जो ऑप्शन दिए गए हैं वो दिया गया है कि विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए। तो बातचीत टालनी चाहिए ऐसे शब्द दिखते ही टालना, ये तो बिल्कुल गलत हो गया, तो ये तो नहीं होगा। विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। सभी के लिए मानकीकृत आंकड़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, या ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक यानी रूढ़िवादी सोच को मजबूत करे। तो रूढ़िवादी सोच को तो अपन को रूढ़िबद्ध तो करना नहीं है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो इसके कारण जो विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए, यानी अपने जो एग्जाम्पल हो बिल्कुल खुले हुए तरीके से होने चाहिए, यानी अलग अलग जगहों से उठाने होने चाहिए, क्योंकि ये विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं के लिए यानी अलग अलग प्रकार के। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला है, यानी विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। तो लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर। देखो दोस्तों इसमें लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर, ये वाला ऑप्शन भी अपने को सही लग रहा है, तो इसको एक सेकंड पेंडिंग रख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद ऑप्शन नंबर बी, इसमें समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। मैंने आपको बताया अटल शब्द जब भी आ जाए तो वो वाला ऑप्शन गलत होने वाला है, क्योंकि अटल का मतलब हो जाता है फिक्स। अगर आपको यहाँ जो भी वर्ड समझ में नहीं आए आप इंग्लिश में भी देख सकते हो, फिक्स्ड। तो ये वाला तो गलत होने वाला है। समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना। समरूप, अगर आपको ये इंग्लिश में जो भी ऑप्शन समझ में नहीं आए इंग्लिश में, तो इंग्लिश में पढ़ लेंगे कि इनकरेजिंग यूज ऑफ एनालॉग्स। इनकरेजिंग यानी प्रोत्साहित करना, यानी बढ़ावा देना, ठीक है। इसके बाद विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करना, तो ये ऑप्शन नंबर 4 भी गलत होने वाला है। तो ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 में आप देखोगे कि लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन, जब तक अपन उस चीज में इंप्रूवमेंट नहीं लाएंगे तब तक कैसे अपन उस चीज को सही से सुसाध्य बना सकते हैं। तो समरूपों में इसमें देखो प्रोत्साहित किया जा रहा है, इस्तेमाल के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है। तो जब भी बढ़ावा इस तरह के शब्द, ये पॉजिटिव अप्रोच वाले शब्द, तो ये ऑप्शन वाले हमेशा राइट होते हैं। तो इसमें क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 राइट होने वाला है। दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। अभिप्रेरणा, अधिगम के लिए अभिप्रेरणा के बारे में पूछा है।
तो बच्चे को दंड देकर, बिल्कुल ऑप्शन गलत हो जाएगा, नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि नेगेटिव वर्ड वाले ऑप्शन मैक्सिमम गलत ही होते हैं यदि वो नहीं के रूप में नहीं पूछ रहा है। ठीक है। प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देना, बिल्कुल ये सही है अपना। यंत्रवत याद रखना भी गलत होने वाला है, बच्चे को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर ये भी गलत होने वाला है। तो इसमें तो देखते हैं नजर आ गया कि ऑप्शन नंबर जो बी है यानी सेकंड वाला ये राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, शर्मिंदगी का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है, का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है, के भाव को अध्यापन अधिगम क्रिया में बारंबार पैदा कर सकते हैं। तो शर्मिंदगी से आपको क्या पता है कि जैसे कोई बच्चा क्लास में पढ़ रहा है तो उसको शर्मिंदगी होती है तो उसको डाउट वगैरह भी नहीं पूछ सकता, यानी उसका सीखने में वो पीछे रह रहा है। तो यानी इस पर क्या क्या प्रभाव पड़ रहा है उसके ऊपर, संज्ञान यानी सीखने में, तो वो वाली चीज इस पर नकारात्मक प्रभाव डाल रही है। तो इसका देखते ही ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसने शर्मिंदगी के लिए पीछा है। ऑप्शन नंबर 1, 3, 4 ये रॉन्ग हो जाएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है अपना कि निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। अध्यापन और अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम, विषय वस्तु को यंत्रवत, यंत्रवत मतलब रटना, यंत्र मतलब रटने वाली चीज आ जाती है, यानी पशुओं की तरह कार्य करना। तो बिल्कुल ये वाला ऑप्शन गलत होने वाला है, क्योंकि अपने से सबसे प्रभावशाली माध्यम पूछा है। संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना, यानी कंसेप्ट के बीच जो रिलेशन है उनको समझना, बिल्कुल ये सही हो सकता है। अभी इसको पेंडिंग रख लेते हैं। बिना यहाँ पे फिर भी बिना विश्लेषण वाला अवलोकन आ गया, ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4, अनुकरण नकल को दोहराना, ये भी ऑप्शन नंबर गलत हो जाएगा। तो अपना ऑप्शन नंबर सेकंड यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्यों। छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्यों। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर है इसमें इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है, गलत बात। क्योंकि विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करने से छात्र जो अध्यापिका है उसको कौन सी चीज सीखने को मिल रही है, क्या करना चाहिए जिससे वो अपनी कमियों को दूर कर सके, दंड निर्धारित करना चाहिए, बिल्कुल गलत। त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के अर्थपूर्ण, यहाँ पर अर्थपूर्ण शब्द दिया गया है तो ये राइट होने वाला है। आप बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। आपको 2 क्वेश्चंस देखने के बाद ही आंसर को टिक करके आगे नहीं बढ़ना है, सभी को पढ़ना है। इसके आधार पर वह ज्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग, ऑप्शन नंबर बिल्कुल गलत। अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर करता है, गलत। यानी ऑप्शन नंबर जो बी है वो अपना सही होने वाला है, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है अपना, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाती है, वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होंगे। जब आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है, उसके अंदर से इच्छा जगती है तो नहीं आएगी इसमें दिक्कत। अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो तब भी नहीं आएगी दिक्कत, क्योंकि सोशल से वो बिल्कुल कनेक्टेड रहता है। विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो, विषय वस्तु को एक से अधिक रूपों में, तो उसके लिए आसान हो जाती है चीजें, ये भी सही है। तो इसमें जो पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है कि बच्चों को सीखने में कठिनाई, कठिनाई तो जब अपन जो कोई सूचना है उसको एक साथ प्रोवाइड न करके अलग अलग टुकड़ों में धीरे धीरे प्रोवाइड करेंगे तो वो एक साथ अपना जो कंसेप्ट है वो बना ही नहीं पाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका गलत होने वाला है, ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद अगला क्वेश्चन, अधिगम की सर्वोच्च अवस्था कौन सी है। तो अधिगम की सर्वोच्च अवस्था कौन सी है। अधिगम में संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं, हाँ ऑप्शन नंबर 3 राइट होने वाले। देखते हैं ये वाले क्वेश्चन रहते हैं जिनको आपको देखते क्लिक करके आगे बढ़े चले जाना है, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन होता है, अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में, ज्ञान की संरचना के बारे में बच्चे की कोई भूमिका नहीं होती, बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर करते हैं, बच्चे सक्रिय भूमिका, ये तो जीन पियाजे के जो सिद्धांत है उसके पर आधारित है। यानी बच्चे अधिगम में संरचनात्मक विचार यह सुविधा देता है कि उसमें जो अपना है इस बच्चे सक्रिय भूमिका होते हैं, यानी बच्चे का मोल रोडल यानी एक्टिव रोल में होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट होने वाला है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है। अधिगम के लिए तो योग्यता सुधार्य है, बिल्कुल इम्प्रूवेबल है। वैसे योग्यता अटल, मैंने बताया अटल शब्द तो हमेशा ही गलत होने वाला है, तो ये पिक्स क्या लिया जाता है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा।
प्रयासों में कोई फर्क नहीं पड़ता है, प्रयासों में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। प्रयासों पर तो जबकि प्रयास करते रहेंगे तो अधिगम में अपना जो इम्प्रूवमेंट होता रहेगा। बिल्कुल कोई भी चीज़ को अपन पहले नहीं सीख पाए तो प्रयास करके दोहरा दोहरा के तो उस चीज़ को सीख पाते हैं। असफलता अनियंत्रित, ये तो बिल्कुल ही ऑप्शन दिख पढ़ने गलत होने वाले ऑप्शन है। यानी क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए को बिल्कुल मार्क कर दीजिए, आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होने वाला है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है। संकल्पनात्मक समझ यानी आपको डायरेक्ट की पॉइंट देखना है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग। तो प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं गलत, पाठ्य पुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, बारंबार परीक्षाएं, बार बार परीक्षाओं से कंसेप्ट मजबूत नहीं होते, ऑप्शन नंबर ये गलत हो जाएगा। अन्वेषण और संवाद यानी इंक्वायरी एंड डायलॉग्स, यानी आप उस चीज में बिल्कुल अंदर प्रवेश कर चुके हैं। अन्वेषण यानी आप खुद की नजर से उस समस्या को देख रहे हो। तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल राइट होने वाला है, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेव वाइगोत्स्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक, व्यक्तिगत यानी अपने आप से बात कर रही है, सिंपल सी बात है। तो जो वाइगोत्स्की ने अपने आप से बात करने को क्या कहा है, तो उन्होंने उसमें आ जाता है स्वनियमन, सेल्फ रेगुलेशन, यानी अपने आप से बात करना। आत्म केंद्रिकता के बारे में मैंने कल के वीडियो में बता दिया था कि आत्म केंद्रिकता क्या है। आत्म केंद्रिकता यानी ईगोसेंट्रिज्म क्या होता है, आप अपने तरीके से सोचना कि जो दूसरा व्यक्ति है वो भी इस तरीके से सोच रहा है जैसे मैं सोच रहा हूँ, अपनी इस तरह की धारणा रहती है। जो ज्ञान पियाजी की 4 अवस्थाएं हैं उनमें ईगोसेंट्रिज्म के बारे में बताया गया है। अगला क्वेश्चन यानी इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट होने वाला है। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ जाता है कि मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए विद्यार्थियों को नामांकित करना। मूल्यांकन से विद्यार्थियों की लिस्ट बना के क्या करेंगे। योग्यता आधारित समूह में, मैंने क्या कहा, योग्यता आधारित समूह में कभी भी विभाजित नहीं करना है दोस्तों को, ये की पॉइंट है। ऐसे डायरेक्ट आपको एलिगेशन मेथड लगाना है वहां पे और आप बिल्कुल आपके सीटेट में बहुत अच्छा स्कोर पर पाओगे। विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना, उच्च अंक वालों की गलत। यानी जो बच्चों को क्या कमी है, बच्चों को किस चीज की आवश्यकता है, उस वाली चीज का जरूरत की व्यवस्था करना, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन, लास्ट क्वेश्चन, कि बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रत्यारोपित किया जा सकता है। यानी व्यक्तिगत विभिन्नताओं का जो कारण है, आपने जो पढ़ा होगा कि बच्चों के जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं किस कारण से होती है, इसमें वातावरण और वंशानुक्रम दोनों का योगदान होता है। तो जो ऑप्शन दिया गया है आपको डायरेक्ट आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर दोनों चीजों पर निर्भर करता है, यानी ऑप्शन नंबर 4 राइट होने वाला है। तो दोस्तों ये थे आपके टोटल 15 क्वेश्चन। आज अपन 15 क्वेश्चन ही कंप्लीट करेंगे। तो आपने कमेंट कर दिए होंगे कि आपने कितने सही हुए हैं। यदि दोस्तों आप इस सीरीज से जुड़ना चाहते हैं और इसी प्रकार जब तक सीटेट क्रैक नहीं हो जाता यानी सीटेट का एग्जाम नहीं होता तब तक ये क्वेश्चन सीरीज इसी तरह से चलने वाली है। तो आपको बिना किसी देरी के चैनल को सब्सक्राइब करने लेना चाहिए और अपने जो दोस्त हैं उनको भी शेयर करना चाहिए कि जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, आने वाली DSSB वैकेंसीज वगैरह के लिए जो CDP बहुत बड़ा योगदान देने वाली है, तो उनको भी इस चीज़ के लिए शेयर करिए और उनको भी बताएं कि इन वीडियो को देखें और अपने सफलता का परचम लगाएं। यदि दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और इसी प्रकार की जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।